सभी का स्वागत है मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ सलोनी त्यागी। आज हम बात करेंगे दिन भर की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, वो खबरें जो आपकी जेब, निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीधे तौर पर असर डालती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस बुलेटिन की। इस साल भारत के निजी बैंकों में विदेशी निवेश में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 2025 में अब तक लगभग $15 बिलियन यानी करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हो चुका है। कुछ बड़े निवेश जो इस साल सामने आए हैं वो है दुबई की एमिरेट्स एंड एनबीडी ने आरबीएल बैंक में 60% हिस्सेदारी 3000 करोड़ रुपए में खरीदी, जबकि जापान के एसएमबीसी ने येस बैंक में 20% हिस्सेदारी 1600 करोड़ रुपए में खरीदी। इसके अलावा ब्लैकस्टोन ने फेडरल बैंक में 705 करोड़ रुपए का निवेश किया। इन निवेशों से ये तो साफ है कि विदेशी निवेशक भारतीय निजी बैंकों पर भरोसा जताते हुए बड़ी रकम लगाने को काफी तैयार हैं। लेकिन सरकारी बैंकों की बात करें तो स्थिति थोड़ी अलग है। फिलहाल इन बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा सिर्फ 20% है और सरकार अब इस सीमा को बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो देश के प्रमुख सरकारी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक को अतिरिक्त पूंजी मिल सकेगी। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि निजी बैंकों में तेजी से निवेश बढ़ना और सरकारी बैंकों में निवेश सीमा को बढ़ाना, ये जो योजना है ये दोनों मिलकर भारतीय बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत और ग्लोबल निवेशकों के लिए आकर्षक बना रहे हैं। अगर आप एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में नए निवेश ऑप्शंस पेश किए हैं। अब कर्मचारी अपने रिटायरमेंट फंड को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नए विकल्पों में लाइफ साइकिल 75 यानी एलसी 75 और बैलेंस लाइफ साइकिल यानी बीएलसी शामिल हैं। पहले ये विकल्प सिर्फ गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थे, लेकिन अब ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी खुल गए हैं। एलसी 75 में कर्मचारी अपनी राशि का 75% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। ये उन कर्मचारियों के लिए है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं। बीएलसी एक बैलेंस्ड ऑप्शन है जिसमें 50% तक की राशि इक्विटी में निवेश की जा सकती है। ये उन कर्मचारियों के लिए है जो जोखिम और सुरक्षा दोनों में एक बैलेंस चाहते हैं। इन ऑप्शंस में खास बात यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, इक्विटी का हिस्सा धीरे धीरे घट जाता है। एलसी 75 में 35 से 55 साल के बीच इक्विटी 75% से घटकर 15% तक हो जाती है, जबकि बीएलसी में 45 साल की उम्र से इक्विटी घटनी शुरू होती है। सरकार का ऐसा मानना है कि ये नए विकल्प कर्मचारियों को निवेश में लचीलापन देंगे और लंबे समय में बेहतर रिटर्न का मौका भी। अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में 6 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशंस की, जो 31 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, जिसकी वैल्यूएशन करीब 70,000 करोड़ रुपए है, यानी लगभग $8 बिलियन। इसका जीएमपी लगभग 17% है, यानी लिस्टिंग के समय शेयर की कीमत में 17% तक का इजाफा हो सकता है। इसके बाद है ओखला इंडिया। इसका आईपीओ 29 अक्टूबर को निवेशकों के लिए खुलेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 695 रुपीज से 730 रुपीज पर शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशक के लिए न्यूनतम निवेश राशि 14,600 रुपए होगी। इस आईपीओ का साइज 1,667.54 करोड़ रुपीज है। जयेश लॉजिस्टिक्स भी इस हफ्ते अपना आईपीओ पेश करने जा रहा है। ये लॉजिस्टिक्स कंपनी 27 अक्टूबर को 29 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है। इसका जीएमपी 3% है। वहीं स्टड्स एक्सेसरीज जो हेलमेट बनाती है 30 अक्टूबर को अपना आईपीओ पेश करेगी। सेफ सिक्योर सर्विसेज 29 अक्टूबर को 31 करोड़ का आईपीओ लाएगी। इसी तरह गेम चेंजर्स टेक्सफैब भी 28 अक्टूबर को अपना 54.84 करोड़ रुपीस का आईपीओ पेश कर रही है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में इस वक्त जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के ताजा आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली छमाही में
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 42% बढ़कर $22.2 बिलियन से ज्यादा पहुंच गया, जो पिछले साल $15.6 बिलियन था। इनमें से लगभग आधा एक्सपोर्ट सिर्फ एप्पल के आईफोन्स का है। ये तेजी भारत के एक्सपोर्ट सिनेरियो में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दे रही है। इसमें एक्सपर्ट्स के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स जल्द ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी बन सकती है। अभी ये कैटेगरी तीसरे स्थान पर है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरी बनी हुई है। और अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 2 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स पेट्रोलियम को पीछे छोड़कर इंजीनियरिंग गुड्स के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बन सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोमवार को सोना लाल निशान में खुला, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बुलियन की चमक फीकी पड़ती नजर आई। इसकी वजह मजबूत अमेरिकी डॉलर और यूएस चाइना ट्रेड डील को लेकर बढ़ती उम्मीदें हैं। एमसीएक्स पर सोना 27 अक्टूबर को 1140 रुपए यानी 0.92% लुढ़क कर 1,22,311 रुपीस पर 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में ये 1,23,451 रुपीस पर बंद हुआ था। वहीं एमसीएक्स पर चांदी भी 1,135 रुपए गिरकर 1,46,335 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती नजर आई। सुबह एमसीएक्स पर सोने की कीमत लगभग 1,22,360 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थी, यानी ये 0.88% की गिरावट थी। वहीं चांदी की कीमत 1,46,340 रुपीस पर किलोग्राम थी, यानी ये 0.77% नीचे था। भारतीय बाजार में पिछले 3 हफ्ते से लगातार बुल्स का जोश हाई दिख रहा है। हालांकि बीच बीच में हल्का पुल बैक दिख रहा है, लेकिन मोटे तौर पर बाजार अपसाइड ट्रेंड में है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को ऊपरी लेवल पर हुई मुनाफा वसूली के चलते बाजार में हल्की गिरावट देखी थी, लेकिन सोमवार को फिर से बाजार में जोश दिखा और बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स सहित ज्यादातर ब्रांड मार्केट और सेक्टोरल मार्केट इंडेक्सेस हरे निशान में दिखे। निफ्टी ने जहां 26,000 का आंकड़ा टच किया, वहीं सेंसेक्स 84,932 तक के डे हाई पर पहुंच गया। इसके बाद डे हाई से हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखी, लेकिन जल्द ही बाजार में रिकवरी आई। इसके बाद सेंसेक्स दिन के आखिर में 0.67% तेजी के साथ 84,778.84 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 0.66% तेजी के साथ 25,966.05 अंक पर बंद हुआ। तो ये थी मनी टाइम में आज की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कुछ खबरें। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट moneylinelive.com पर पढ़ सकते हैं।